चलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कीप ग्रोइंग। मैं चाहती हूँ आप सभी ग्रो करते रहो, तो हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आज का टॉपिक है हमारा शक्ति प्रतिकरण सिद्धांत मीन्स थ्योरी ऑफ सेपरेशंस पावर। शक्ति प्रतिकरण सिद्धांत राजनीतिक महत्वपूर्ण विषय जो कि राज्य कार्यों में वृद्धि हुई है, त्यो तो शासन के अंग उपांगों में वृद्धि होती रही है। तो इसी तरह से हम अपना शुरू करते हैं आज का। त्यो शासन के उपांगों में संघर्ष और संभावना बढ़ती रहती है। प्रारंभिक काल में शासन एक ऐसा स्रोत मात्र रहा है, राजा होता है, वही विधि निर्माता कार्यपालिका न्यायाधिपति होता है। कालांतर में शासन को 3 भागों में विभक्त कर उनकी शक्ति और कार्य को निर्धारित किया गया है। कानून निर्माण और कानून का क्रियान्वयन, न्याय और इन तीन अंग क्रमशः जो हमारी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधानपालिका होती है, शक्तियों को इस तरह से इन कार्यों को विभाजन शासन के अत्याचार को रोकता है। और इसी प्रकार हम अपने इसको आगे पढ़ते हैं। इसका जो अर्थ है वो क्या, मीनिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। इस मीनिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्ति प्रतिकरण का सिद्धांत का अर्थ है जब व्यवस्थापन, शासन, न्याय से संबंधित शक्तियां एक दूसरे से स्वतंत्र होकर कार्य करें, किसी दूसरे अंग के कार्य में हस्तक्षेप ना हो। मीन्स कार्यपालिका ना हस्तक्षेप करे विधानपालिका के कार्य में, ना विधानपालिका कार्यपालिका के कार्य में, ये सब अलग अलग होकर कार्य करे। शक्ति प्रतिकरण सिद्धांत की मान्यता यह है कि शासन का कोई अंग दूसरे अंग के कार्यों को संपादित, प्रत्यायोजित या उनमें हस्तक्षेप ना करे। मेडिसन के शब्दों में ये जो है, ये एक राइटर का नाम है। वैधानिक, प्रशासनिक तथा न्यायिक शक्तियों का एक हाथ में केंद्रित होना, चाहे वह व्यक्ति हो या बहुत से व्यक्ति हो, चाहे वो अनुवांशिक हो या उनका जो भी है, मतलब वो शुरू से चले आ रहे हो, या स्वानुयुक्ति या निर्वाचित क्यों न हो, अत्याचारपूर्ण शासन की परिभाषा कही जा सकती है। इसी प्रकार उन्होंने बताया है कि शक्ति के जो सिद्धांत है वो किस प्रकार है। ठीक है। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने अपने शासन विधान को पहली बार वो विमर्शकारी, कार्यकारी, न्यायकारी नामक 3 विभागों में बांटा है, जो वर्तमान युग के व्यवस्थापिक, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को परिभाषित करे। शक्ति प्रतिकरण सिद्धांत का प्रतिपादन 16वीं सदी में फ्रांसीसी दार्शनिक जीन बोंदा ने किया था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है, इसका प्रतिपादन कब और किस थिंकर ने किया था। जीन बोंदा ने कब किया था? 16th सेंचुरी में। ठीक है। 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में प्यूरिटन क्रांति के समय कार्यपालिका और विधानपालिका शक्तियों का पृथक्करण किया गया। 18वीं सदी में हैरिगटन जेम्स ने कार्यपालिका और विधानपालिका के बीच शक्ति विभाजन समर्थन किया, जबकि जॉन लॉक ने शासन ये विधानपालिका, कार्यपालिका और संघात्मक शक्तियों को विभाजित किया। ये जो जॉन लॉक की बुक थी ना, सेपरेशन ऑफ पावर, उसी जॉन लॉक ने ही अपनी बुक इनमें उसका जिक्र किया था। क्या नाम है, ये जब उसकी क्रांति हो रही थी, रूस की क्रांति, उस समय इन्होंने इन चीज़ों का ही जिक्र किया था। इसी के आधार पर वहाँ फिर ये 3 पावर्स सत्ता में आई। जबकि जीन बोंदा का शक्ति प्रतिकरण का सिद्धांत का जनक कहा जाता है। तो मैं कहाँ थी? सॉरी गाइज, मेरा बेटा आ गया था। जीन बोंदा को शक्ति प्रतिकरण का सिद्धांत का जनक कहा जाता है। जीन बोंदा को शक्ति के प्रतिकरण के सिद्धांत का जनक कहा जाता है, किंतु शक्ति प्रतिकरण सिद्धांत का वास्तविक और अंतिम रूप से श्रेय फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू को जाता है। जो उसकी पुस्तक थी ना, द स्पिरिट ऑफ लॉज, इसी पुस्तक की वजह से ही ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें आई थी। ठीक है। ये जो 3 सिद्धांत हैं, ये सब इसी पुस्तक की वजह से आए थे। ठीक है। द स्पिरिट ऑफ लॉज इस सिद्धांत की स्पष्ट और विस्तृत व्याख्या है। मॉन्टेस्क्यू के समय फ्रांस में निरंकुश शासन था। सम्राट लुईस 14वीं कहा करता था, मैं ही राज्य हूँ। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बहुत आती है। ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना तुम लोग। जो ये आती है कि सम्राट लुईस 14वीं कहा करता था, मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट। ठीक है। तो आगे चले। ओके, तो आगे चलते हैं। मॉन्टेस्क्यू इंग्लैंड की तत्कालीन सीमित राजतंत्रात्मक व्यवस्था से प्रभावित हुआ। उसने अनुभव किया कि राजनीतिक राजतंत्रात्मक व्यवस्था व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए खतरा है। अतः मॉन्टेस्क्यू के विचार में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा और न्याय की स्थापना के लिए शक्तियों का विभाजन आवश्यक है। मॉन्टेस्क्यू ने शासन के प्रत्येक विभाग की शक्तियों को सीमित और मर्यादित रहते हुए अपने क्षेत्र का अतिक्रमण करने तथा प्रतिरोध और संतुलन, चेक एंड बैलेंस की स्थिति बनाए रखने पर बल दिया। किसने दिया? मॉन्टेस्क्यू ने। ये भी पूछा जाता है। ठीक है, कि चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत किसने दिया? मॉन्टेस्क्यू के बाद अंग्रेजी विचारक ब्लैकस्टोन ने शक्ति प्रतिकरण सिद्धांत का समर्थन किया। और ब्लैकस्टोन के अनुसार जब कानून बनाने और उसे चलाने का अधिकार एक ही व्यक्ति या व्यक्ति समूह में निहित हो, तो वहाँ जनता की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, वो स्वतंत्रता नहीं रहती। ठीक है। प्रसिद्ध अमेरिकी विद्वान मेडिसन ने भी व्यक्ति स्वतंत्रता की शक्तियों के विभाजन को आवश्यक बताया। ठीक है। जेफरसन ने विधायिनी, कार्यकारिणी और न्यायिक शक्तियों को एक ही हाथ में केंद्रीकरण को निरंकुशता की संज्ञा दी। फ्रांस की अधिकार घोषणा की धारा 16
कहा गया कि जिस देश और समाज में अधिकार विभाजन नहीं है, वहाँ कोई संविधान नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार भारतीय संविधान में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत के स्थान पर शक्तियों के समन्वय सिद्धांत को अपनाया है। किस सिद्धांत को? समन्वय सिद्धांत को अपनाया है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की राजनीतिक शास्त्र में अन्य सिद्धांतों की भांति राजनीतिक विश्लेषकों में विवाद का विषय बनता जा रहा है, ठीक है। तो इसके कौन कौन से गुण, इसके गुण क्या है, ये तो इसके गुण तो हमें इतना पता है कि बस वो ध्यान रखें कि ये वाले कौन से हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको, ये पॉइंट्स कौन से हैं, जैसे कि 1 मिनट गाइस, जैसे शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ठीक है। और उसके बाद है स्वेच्छाचारी शासन पर रोक, नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कार्यपालिका, ठीक है। ये इतने ज़्यादा खास नहीं होते क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन से ज़रूरी हैं, ठीक है। तो इसकी आलोचनाएं भी हुई हैं जैसे इसी प्रकार, और फिर हम थोड़ा पढ़ ही लेते हैं, क्या पता फिर जो इसकी आलोचनाएं कब और किसने की है, ठीक है। तो इसके प्रतिकरण के सिद्धांत कौन कौन से हैं? प्रतिकरण के सिद्धांत, शक्तियों का विकेंद्रीकरण भ्रष्टाचार और अत्याचार की संभावना को जन्म देता है। मीन शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। अगर शक्तियाँ एक जगह होंगी तो वो अत्याचार की संभावना को ज़्यादा बढ़ावा देंगी, भ्रष्टाचार फैला देंगी। शक्ति प्रतिकरण सत्ता को 3 स्वतंत्र भागों में विभक्त कर सरकार के समस्त कार्यों को श्रेष्ठता एवं गतिशीलता प्रदान करता है। ओके, तो बस ऐसे ही हम अभी चलेंगे। सेकंड पॉइंट कौन था? स्वेच्छाचारी शासन पर रोक। तो हम आगे शुरू करते हैं। आगे कहाँ आए थे? स्वेच्छाचारी शासन पर रोक। शक्ति प्रतिकरण सिद्धांत का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे हमारे व्यवहार के उपयोग में लाने के स्वेच्छाचारी निरंकुश शासन की स्थापना नहीं हो सकती। अगर शक्तियाँ बटी होंगी तो हर किसी को ये डर रहेगा कि अगर वो भ्रष्टाचार भी कर रहा, कहीं तेरे बारे में कोई दूसरा जाके आगे न बोल दे। तो इस प्रकार ना शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। हमारे इंडिया में भी तो शक्तियों का बंटवारा है अभी, जैसे केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, ग्रामीण स्तर पर सरकार है। तो इसी प्रकार शक्तियों का बंटवारा तो है, तभी तो यहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो बहुत अच्छे से फल फूल रही है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं इसी प्रकार। और इसके बाद क्या है, ये नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा। शक्ति प्रतिकरण सिद्धांत स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन का अंत कर नागरिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, ठीक है। शक्ति प्रतिकरण के चलते शासन का कोई भी अंग नागरिक स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता, ठीक है। और उसके बाद है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कार्यपालिका की स्थापना। शक्ति प्रतिकरण सिद्धांत की व्यवस्था को न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप से रोकता है। इस सिद्धांत के अभाव में न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्षता पूर्वक न्याय करने में समर्थ रहेगी। प्रोफेसर लॉस्की ने कहा कि शक्ति विभाजन सिद्धांत का अधिकतम मूल्य इस विशेषता में निहित है कि इसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता स्थापित है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। विभिन्न योग्यताओं का सदुपयोग, ठीक है। ओके, तो इसी प्रकार लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ने शासन के कार्यों में अत्यधिक वृद्धि के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अलग अलग योग्यताओं एवं अनुभव की आवश्यकता है। शासन संबंधी कार्यों की विभिन्न विभागों द्वारा संचालित होते हैं। एक ओर से यहाँ कानून निर्माण के लिए व्यापक दृष्टिकोण और दूरदर्शी की आवश्यकता होती है, दूसरी ओर प्रशासनिक कार्य को करने के लिए कार्यकुशलता और निर्भयता की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद है न्याय की स्थापना के लिए निष्पक्ष एवं सत्यता अंतर को रोकने के लिए विवेक संपन्न व्यक्ति की आवश्यकता है। अतः शासन व्यक्तियों के समुचित क्रियान्वयन, मर्यादित आचरण के प्रतिभाओं के अवसर शक्ति प्रतिकरण सिद्धांत के तहत राज्य को प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार इसकी आलोचनाएं भी हुई हैं। तो आलोचनाओं को हम देख लेते हैं क्या क्या है। एक तो है कि जो एलोकतंत्रिक आधुनिक समय में प्रजा के विकास के परिणाम स्वरूप लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बल मिला है, ठीक है। अतः सरकार के कार्य में वृद्धि हुई है, जन आकांक्षाएं बढ़ी हैं, ठीक है। और इसी प्रकार वो जो दूसरा है, इसका क्या है? दूसरा, सरकार के अंगों में अंतर्कलह है। मीन्स कि कहीं ना कहीं हो ही जाता है डिस्प्यूट तो एक दूसरे को लेके कि भाई वो ऐसे कर रहा है, जैसे कार्यपालिका किसी चीज़ पे अड़ जाए, न्यायपालिका किसी चीज़ पे अड़ जाए, तो थोड़ी सी हो जाती हैं ये सब चीज़ें। तो वही आलोचना का कारण, शासन के तीनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करेंगे तो शासन में गतिरोध बढ़ जाएगा। सरकार का प्रत्येक अंग अपनी शक्तियों की रक्षा में अधिक रुचि लेगा। इसीलिए सरकार के समूचे संचालन के लिए शक्ति प्रतिकरण है कि सरकार के तीनों अंगों में परस्पर समन्वय, सहयोग और संतुलन आवश्यक है, ठीक है। तो हम आगे वाला देख लेते हैं। और आगे वाला क्या है? अवैज्ञानिक, ठीक है।
इसके बाद हम देखते हैं कि अवैज्ञानिक क्या है? सरकार का गठन समन्वय सिद्धांत के आधार पर होता है। उसके विभिन्न अंगों में आंकिक एकता पाई जाती है। प्रत्येक अंग अपने कार्य के लिए एक दूसरे पर आश्रित है। प्रोफेसर लास्की का मत है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकारों की सीमा व्यवस्था द्वारा व्यवस्थिका मीन्स यहाँ विधान पालिका की बात की गई है, द्वारा घोषित की गई इच्छा में निहित है। सरकार के तीनों अंगों का प्रतिकरण व्यवहार में संभव नहीं है, इसीलिए सिद्धांत न तो वैज्ञानिक है और न ही वांछनीय। ठीक है। और इसके बाद है स्वतंत्रता की आवश्यकता नहीं। स्वतंत्रता के लिए आवश्यक नहीं। मॉन्टेस्क्यू व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए शक्ति प्रतिकरण को आवश्यक नहीं मानता, आवश्यक मानता है, किंतु यह उसकी धारणा उचित नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अच्छे कानूनों के साथ साथ उसके सफल क्रियान्वयन तथा न्याय नैसर्गिकता आवश्यक है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका, विधानपालिका और कार्यपालिका में घनिष्ठता घनिष्ठता के होते हुए भी नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कोई कमी नहीं रही है। गेटेल ने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शक्ति विभाजन की आवश्यक नहीं माना और लास्की स्वतंत्रता के लिए सतत जागरूकता को अधिक महत्वपूर्ण मानता, ना कि शक्ति के प्रतिकरण को। ठीक है। इसी प्रकार हमारे कंप्लीट हो गया है। इसका जो निष्कर्ष है वो तुम लोग पढ़ लेना। और वैसे भी निष्कर्ष में सिर्फ यही है कि जो शक्ति है वो शासन वो एक जगह नहीं होनी चाहिए, वो अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक दूसरे से स्वतंत्र होकर कार्य करेंगी तो वो किसी के दबाव में आके इस कार्यों को गलत नहीं करेंगी। ठीक है। तो इसी प्रकार उनमें कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है। और उन जो कार्य संसदीय शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका मीन्स विधान पालिका व्यवस्थापिका के बीच संतुलन स्थापित रहेगा और एक दूसरे पर ये क्या बोलते हैं कंट्रोल एंड बैलेंस का सिद्धांत बहुत जरूरी है इनके बीच में, एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस का, जो कि वो चेक करती रहती है कि अभी क्या हो रहा है, कौन से कानून पर वो रोक लगा दे। अगर कोई बिल में ऐसी दिक्कत आए तो कभी लोकसभा रोक देती है, कभी कार्यपालिका रोक देती है, तो इसी प्रकार ये चलता रहता है, तो बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए गाइस इतना ही। थैंक यू सो मच। आप अपना मैं आगे भी करवाती रहूँगी, प्लीज़ आप मेरा साथ देते रहिए। मैंने अभी शुरू किया है चैनल, तो कीप ग्रोइंग के साथ जुड़ते जाओ। मेरे पास हैंड रिटन नोट्स भी हैं, मैं उन नोट्स को फ्री में प्रोवाइड करवा दूँगी यूट्यूब चैनल पर। मैं PDF बना के आप लोगों को, मेरे पास सुविधाएँ होती जाएंगी तो मैं आप लोगों को पढ़ाती रहूँगी साथ साथ। तो उन्हीं के थ्रू, क्योंकि मेरे पास TGT SST के तो बिल्कुल सारे नोट्स हैं और पॉलिटिकल साइंस के तो बिल्कुल ऑल ओवर। तुम HTET CTET या नेट जो भी देना चाहो, DSSS भी, वो सब मेरे पास है। तो प्लीज़ गाइज मेरा साथ देना, ग्रो करते रहे। बाय बाय, थैंक यू।